Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 20 January 2021. लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो यही है कि इंडिया जो है वो गाबा जो टेस्ट सीरीज़ के लिए गई थी वो जीत गई थी। बहुत खुशी की बात है। ये कल का मैच देखना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा खेला। तो अभी तक ऐसा हुआ है ये 31 टेस्ट के बाद, इतने सालों के बाद, कि ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई जीत पाया है। तो इंडिया लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ को लगातार 2 बार जीती है। मतलब 18-19 में भी जीती थी और 20-21 में भी जीत गई है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि अब जो इंडिया है वो गाबा टेस्ट सीरीज़ को जीत चुकी है। पहली न्यूज़ तो यही हो गई। दूसरा, ये फार्मर वाला इशू चल रहा है, तो अब ये कमेटी बनाई गई है, आप सबको पता ही है। तो इसके लिए अभी 2 महीने के लिए और टाल दिया उन्होंने कि 2 महीने और लगाओ, इसमें डिस्कशन करो। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि अभी 2 महीने और चलेगा ये। जो कमेटी डिसाइड करेगी वैसा ही होगा। तीसरी न्यूज़ दुखद न्यूज़ है, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक लेडीज़ हैं जिनका नाम है डॉक्टर वी शांता। ये इनकी डेथ हो चुकी है, तो रेस्ट इन पीस इनको। तो ये क्या कहलाती थी? क्रूसेडर फॉर कैंसर रिसर्च। इन्होंने कैंसर की फील्ड में इतना अच्छा काम करा था, इसलिए इन्हें बोलते थे क्रूसेडर फॉर कैंसर रिसर्च। इन्होंने कैंसर का इलाज को इतना अफोर्डेबल कर दिया था ताकि किसी को भी कैंसर की बीमारी हो तो इन्होंने इतना बड़ा अस्पताल भी खोला था जहाँ 500 बेड थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा बेड जो थे वो फ्री थे। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? डॉक्टर वी शांता। इन्होंने कृष्ण मूर्ति के साथ बिल्ट भी करा है कैंसर इंस्टीट्यूट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है अ क्रूसेडर फॉर कैंसर रिसर्च। तो प्लीज़ रिमेंबर, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रूसेडर फॉर कैंसर रिसर्च किसको कहा जाता है जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। ऐसा एग्जाम CDS में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, जो पर्सन इन न्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं। जो भी न्यूज़ है, ये वाली भी अच्छी थी, नहीं एक और, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट सीक स्टेटस रिपोर्ट ऑन रिवर वाटर क्वालिटी। ये मैं आपको कल या परसों के न्यूज़पेपर में भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है क्योंकि वाटर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है रिवर की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कर दिया था। आपको मैं पहली बार भी बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है सुओ मोटो की। सुओ मोटो की आज का क्वेश्चन यही है कि सुप्रीम कोर्ट के किस आर्टिकल में ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुओ मोटो मतलब अपने आप, सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप कोई भी केस उठा सकता है, उसके पास कोई ना जाए तो भी वो अपने आप केस ले सकता है। तो ये जो रिवर क्वालिटी इतनी खराब हो रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। तो आज का क्वेश्चन यही है, किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो आज का क्वेश्चन यही है। एग्जाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये अच्छा एक एडिटोरियल था, इसके अंदर जो लिखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है कि हमारे जो नेपाल जो देश है उसके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं, देखिए यहाँ बातचीत करने। तो आपको पता है हमारे नेपाल के साथ बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। जैसे एक तो सबसे पहले जो इशू चल रहा है वो तो हमारा काला पानी वाली जगह, जो काला पानी एक जगह है जो इंडिया अपना बनाता है, बताता है, नेपाल अपना बताता है। ये काला पानी किससे निकलता है? काली रिवर है उससे निकलता है। तो ये आप इसमें एक तो चीज़ आपको ये याद रखनी है काला पानी से रिलेटेड। और क्या क्या डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, वो भी इसमें लिखे हुए हैं इस एडिटोरियल में। तो मैंने यहाँ जोड़ जोड़ के लिख दिए हैं आपको। ये सबसे पहले इसमें बहुत सारी बायलेटरल हमारी टॉक शुरू हुई है ज्वाइंट कमीशन लेवल पे। फिर क्या क्या हम मिलके काम कर रहे हैं वो पूछा जाता है। जैसे पहला जो है, हमने एक नई पार्टनरशिप बना, एक पेट्रोलियम लाइन डाली है। कहाँ से? मोतीहारी से अमीलखंज। ये एग्जाम में ऑलरेडी किसी में पूछा जा चुका है, एनडीए में या क्या कहते हैं एफ कैट में। कहाँ से? अभी ये पूछा था कि नेपाल और इंडिया में कौन सी पाइपलाइन डाली गई है, तो उसका नाम पूछा गया था। उसका नाम था मोतीहारी अमलखंज पेट्रोलियम पाइपलाइन डाल दी गई है। अभी दूसरी जो पाइपलाइन पर काम हो रहा है वो डाल रहे हैं हम सिलीगुड़ी टू झापा इन नेपाल। एक तो ये हमने डाल दी मोतीहारी वाली, ये दूसरी है अभी इसका काम चल रहा है सिलीगुड़ी टू झापा। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए कौन कौन सी पाइपलाइन हमने डाली है नेपाल और इंडिया ने। तो पहली तो है मोतीहारी अमलखंज, दूसरी है सिलीगुड़ी टू झापा। ये तो पाइपलाइन की बात हो गई। फिर हमने पैसेंजर ट्रेन भी शुरू करी है। तो ये कहाँ कहाँ से जाती है इसको भी याद रखना पड़ेगा। तो ये जयनगर टू कुर्था विया जनकपुर। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक जाती है। हमारी पहली पैसेंजर रेलवे लाइन है किस किस के बीच में? जैसे इंडिया और क्या कहते हैं नेपाल के बीच में। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी चलती है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी चलती है। तो ऐसी इंडिया नेपाल के बीच में जो चलती है वो किस किस के बीच में? नेपाल फ्रॉम जयनगर टू कुर्था विया जनकपुर। तो इसका नाम याद होना चाहिए। फिर तीसरी है सर्विसेज। हमने क्रॉस बॉर्डर रेल कनेक्टिविटी को और बढ़ा दिया है, हमने इनको भी रेलवे लाइन में इंक्लूड कर लिया। ये पूछा जा चुका है, रक्सौल और काठमांडू के बीच में हमने एक रेलवे लाइन नई डाल दी है। तो इसका तो काम चल रहा है। ये तो एक्सप्रेस ट्रेन है जो चल रही है, पैसेंजर ट्रेन है, और ये हमने लाइन डाली है। किस किस के बीच में लाइन डाली है? रक्सौल और काठमांडू के बीच में हमने ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन बिछाई है ताकि अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ सके। तो हमारे ऐसे ही हो गए, 2 हमने पेट्रोलियम लाइन डाली हैं और 2 हमारी ये रेलवे लाइन हो गई। फिर तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरी हमारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यूपीपीसीएस में पूछा गया था। जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उनका नाम पूछा था, बीरात और बीरानगंज पूछा था। ये पूछा था किस जो चेक पोस्ट है किस देश से संबंधित है। तो नेपाल से संबंधित थी।
प्लीज रिमेंबर, ये दो जगह का नाम बीरगंज एंड बिराटनगर, ये चेक पोस्ट बनाई है ताकि जितना भी गुड्स का ट्रांसमिशन है, जितना भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो आसानी से हो सके। तो इन दोनों को जगह का नाम याद रखिएगा, बीरगंज एंड बिराटनगर। फिर हम आगे चलते हैं, एक हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में नाम होते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, किस देश से रिलेटेड है। जैसे ये हाइड्रो पावर का नाम का प्रोजेक्ट है पंचेश्वर वार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो ये किस किस के बीच में बन रहा है, इंडिया नेपाल के बीच में। ऐसी एक कल्चरल हेरिटेज साइट है, दो हमारी कल्चरली हेरिटेज साइट है जिनका नाम है पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट और दूसरा है भद्रकाल गार्डन रेस्टोरेशन। तो इनका शॉर्ट नाम याद रखिएगा, एक तो पशुपतिनाथ है, एक भद्रकाल गार्डन है। तो इन दोनों का रिस्टोरेशन का काम इंडिया नेपाल मिलकर कर रहे हैं। तो इसमें जितनी भी जानकारी है वो डायरेक्ट एग्जाम में आपके पेपर 1 में टिक जो सवाल करने होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में शायद आपका इतना इंपॉर्टेंट यूज ना करे, पेपर 2 में तो बस यही कर सकती है, शॉर्ट में अगर इंडिया नेपाल रिलेशंस में लिखने के लिए आता है तो आप इस जानकारी का यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये पेपर 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सीएपीएफ स्टूडेंट, और सीडीएस और एफ कैट के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल होता है। इसलिए एडिटोरियल में और चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन इसमें जो डेटा था वो एकदम अच्छा डेटा लिखा हुआ है, एक ही जगह मिल गया पूरा डेटा। तो हम आगे चलते हैं, जो भी न्यूज थी सब कवर करते हैं। हाँ, बजट सेशन होगा टू हैव क्वेश्चन आवर, इस बार का जो बजट सेशन होगा उसमें क्वेश्चन आवर होगा। पिछली बार आपको ध्यान होगा, जो मेरे साथ बच्चे पढ़ रहे थे मैंने उन्हें बताया था कि हमारा विंटर सेशन चल रहा था, उसमें क्वेश्चन आवर नहीं हो पाया था, क्यों, ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो लेकिन इस बार ये क्या कह रहे हैं कि बजट सेशन में क्वेश्चन आवर होगा। क्वेश्चन आवर क्या होता है, 1 घंटे का आवर होता है जिसमें जितने भी अपोजिशन वाले हैं, मेंबर वाले हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो स्टेयर्ड क्वेश्चन होते हैं, एक अनस्टेयर्ड क्वेश्चन होते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट जिन्हें बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ और वर्ड होता है, आई डिडंट रिमेंबर राइट नाउ। हाँ, शॉर्ट नोटिस, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बोलते हैं, यस ध्यान आ गया। तो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड और शॉर्ट नोटिस। तो स्टेयर्ड में क्या होता है, ओरल आंसर दे देते हैं, मतलब आपने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको ओरली जवाब दे दिया। अनस्टेयर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, रिटन जवाब होता है, हम लिख के जवाब देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। और शॉर्ट नोटिस में हमें 14 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है, 14 दिन बाद हम उसका रिप्लाई देते हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन आवर, स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड एंड शॉर्ट नोटिस। ये आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, स्टेयर्ड में ओरली आंसर, अनस्टेयर्ड में लिख के आंसर, और शॉर्ट नोटिस में 14 दिन के बाद आंसर दिया जाता है। ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आवर के बाद एक 0 आवर भी होता है, याद रखिएगा 0 आवर होता है। 0 आवर का कहीं भी मेंशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं है, ये इंडिया की उपज है, इंडिया के पार्लियामेंट ने अपने सोच के बनाया है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। 0 आवर में भी ऐसी डिस्कशन ही होते हैं, लेकिन इसका कहीं भी मेंशन नहीं है 0 आवर का, ये क्वेश्चन आवर के बाद होता है 0 आवर, प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर होगा। 0 आवर का मेंशन कहीं भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये जनरल एक इंडियन पार्लियामेंट की उपज है, बस ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। फिर सजद लोन पुल्स ऑफ गुपकार अलायंस, ये गुपकार अलायंस क्या है, प्लीज रिमेंबर ये क्या है गुपकार अलायंस। तो अभी आपको पता होगा, जब हमने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करा था, तो वहां की जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब मिलकर उन्होंने एक अलायंस बनाया था जिसको हमने गुपकार अलायंस बुलाया था। वहां की 6 रीजनल पार्टीज, कहाँ की, जम्मू कश्मीर की, जो मिलकर बनाई है अलायंस, उसको बोलते हैं गुपकार अलायंस। तो अगर आपसे डायरेक्ट सवाल होता है कि गुपकार अलायंस किससे रिलेटेड है, तो 6 रीजनल पार्टीज और जम्मू कश्मीर कंबाइंड ऑन द इशू ऑफ आर्टिकल 370, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी शॉर्ट में आपको पूछता है गुपकार अलायंस किससे रिलेटेड है, तो 6 जो वहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उनका है। अभी इसमें से एक पार्टी है सजद लोन की, वो शायद बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बाहर निकले अंदर जाए। इंडिया टू फ्लाई आउट वैक्सीन टू नेबर्स, अब इंडिया जो है नेबर्स को भी वैक्सीन बांटने लगा है, देखिए सबको बांट रहा है, अच्छी बात है भाई, सबकी मदद करनी चाहिए। नेपाल को इतने करोड़ में 10 लाख डोसेज हमने बांट दिए, हफ्ते भर में पहुंच जाएगी। भूटान को भी 10 लाख डोसेज, बांग्लादेश को 20 लाख डोसेज, श्रीलंका को भी हम आज रात तक पहुंच जाएगा, फोर्टनाइट बोल रहे हैं, मतलब आज रात तक पहुंचा देंगे। मालदीव्स को भी हमने 1 लाख डोसेज डाली हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं आया और अभी कोई डिसीजन भी नहीं लिया गया। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं नहीं, कुछ कर नहीं रहे, तो कैसे भेज देगी सरकार, तो जैसा होगा देखेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान वाले मांगते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, इंडिया वालों को भेजना चाहिए वैक्सीन, और भेजना चाहिए नहीं, मोदी साहब भेजेंगे ही भेजेंगे, क्योंकि मदद तो करना ही चाहिए। हमारा देश ही ऐसा सबकी मदद करता है, कुटुंब समझते हैं हम सबको, तो लोगों की हेल्प तो करनी पड़ेगी। मिलिट्री स्पेशलिस्ट टू गेट S-400 ट्रेनिंग इन मॉस्को। अब जो हमारे S-400, सबसे पहले बात क्या है, तो S-400 क्या चीज़ है, ये डिफेंस सिस्टम है, ये लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे अगर कोई देश हम पे हमला करता है मिसाइल के फॉर्म में, और हमारे पास अगर ये S-400 है, तो S-400 क्या करेगा, उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये हमारा डिफेंस सिस्टम है, S-400 क्या हमारा डिफेंस सिस्टम है। हम किस कंट्री से ले रहे हैं, तो प्लीज रिमेंबर ये हम रशिया से ले रहे हैं। S-400 किससे ले रहे हैं, हम रशिया से ले रहे हैं। तो अभी हमारे मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो रशिया गए हैं, मॉस्को,
क्यों गए? ताकि हम इस चीज़ की ट्रेनिंग ले सकें कि कैसे हमें इसे चलाना है, कैसे क्या करना है। तो इसके है S-400 की ट्रेनिंग इन मॉस्को। फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, काटसा क्या होता है? प्लीज रिमेंबर काटसा की फुल फॉर्म, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। अब अमेरिका ने काटसा लगा रखा है। काटसा का मतलब क्या है कि अगर कोई भी देश ईरान, नॉर्थ कोरिया या रशिया से कोई भी अपना मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेता है तो हम उसे कुछ सामान नहीं बेचेंगे। यूएस से ऐसा बोलता है कि अगर कोई भी देश ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया से कोई भी सामान खरीदेगा तो हम उसको कोई भी अपना हम उससे संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन इंडिया के साथ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इंडिया को थोड़ा उन्होंने बोला कि आप ले लो, आपके लिए हम थोड़ा मान जाते हैं। तो इंडिया वाले भी खुल के बोले हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना जितना डिफेंस स्ट्रांग करेंगे हम करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम किसी से भी लें। और रशिया हमारा फर्स्ट फ्रेंड है, हमेशा रशिया ने हमारी हेल्प करी है, इसलिए इस बार भी रशिया से हम S-400 ले रहे हैं। तो प्लीज रिमेंबर S-400 हम कहां से ले रहे हैं, बस ये और काटसा की फुल फॉर्म, ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है न्यूज रिलेटेड। अभी पराक्रम दिवस हम मनाने जा रहे हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो एनिवर्सरी है उस डेट पे, बर्थ एनिवर्सरी के डेट को हमने पराक्रम दिवस घोषित कर दिया 23 जनवरी। प्लीज रिमेंबर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 जनवरी को अब हम पराक्रम दिवस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इन्होंने हमारी पहली आर्मी बनाई थी, आपको पता होगा। INA का गठन इन्होंने नहीं करा, इंडियन नेशनल आर्मी का। तो 23 आपको याद रखना पड़ेगा, 23 जनवरी को क्या पराक्रम दिवस है। तो ये एक और न्यूज हो गई। आई होप ऑल न्यूज आर कंप्लीटेड। यस, ये थोड़ी सी न्यूज और बता देता हूं। सेंसेक्स जो है वो जंप कर दिया है। जंप मतलब उछाल आ गया। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स क्या है? एक सेंसिटिविटी इंडेक्स है। सेंसेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंसिटिविटी इंडेक्स है, जो किससे नापा जाता है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सेंसिटिविटी इंडेक्स है। BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें टॉप 30 कंपनीज का एवरेज निकाला जाता है, जिनसे डिसाइड होता है कि हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अभी हम मार्केट जो है वो ग्रोथ पे है। ग्रोथ क्यों है? क्योंकि हमारा रुपी जो है वो रिकवर कर रहा है और फॉरेन फंड्स फ्लोज कर रहे हैं। रुपी रिकवर क्या है कि रुपी जो है वो स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के हिसाब से। जैसे डॉलर अगर रुपी अगर कमजोर होगा तो मार्केट गिर जाएगा, लेकिन अगर रुपी स्ट्रांग होगा तो मार्केट उठ जाएगा। फॉरेन फंड फ्लो क्या है कि हमारा बहुत देशों से, बाहर के देशों से इंडिया में पैसा आ रहा है। अब बाहर के देशों से अगर इंडिया में पैसा आएगा तभी तो पैसे की कीमत अच्छी होगी। तो बहुत सारा पैसा अब इंडिया में आ रहा है, जिसकी वजह से पैसे की कीमत अच्छी हो गई, जिसकी वजह से हमारा सेंसेक्स में थोड़ा उछाल देखा गया। तो ये थोड़ी सी न्यूज हो गई, मैंने आपको बता दिया फॉर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेटिव 5G मॉडल मस्ट टू एड एजुकेशन एग्री हेल्थ केयर। तो अभी रविशंकर प्रसाद ने ये बोल रहे हैं कि हमें अपना देसी 5G मॉडल बनाइए। तो इन्होंने बहुत सारे IIT में जाके बातचीत कर रहे हैं कि हमें बाहर से देशों से लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद से अपना 5G मॉडल बनाएंगे। 5G की इंपॉर्टेंट बात क्या है? 5G में लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी ये होता है कि डेटा ट्रांसमिशन, जैसे कहीं से डेटा आने से और डेटा पहुंचने तक की स्पीड जो होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंसी। तो 5G में बहुत कम लेटेंसी है, बहुत कम टाइम लगता है डेटा को ट्रांसफर होने में। तो अगर कोई पूछ लेता है लेटेंसी 5G का फायदा क्या है, 5G का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यही है कि इसमें बहुत कम लेटेंसी है, जिसकी वजह से जो डेटा ट्रांसमिशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, सुपर फास्ट स्पीड। तो ये लेटेंसी का मतलब हो गया। तो अब हमारा देसी 5G मॉडल बनेगा। सो आज की न्यूज़ कंप्लीट हो गई। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। और मेरी 2 दिन से थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं न्यूज़पेपर कवर नहीं कर पाया। 18-19 तारीख का मुझे ध्यान है, तो आप लोग परेशान ना हो, मैं उसको कवर कर दूंगा। आज ही वो न्यूज़पेपर भी आ जाएगा, तो आप उसको भी कवर करिएगा। थोड़ा तबीयत का इशू आ जाता है, इसलिए न्यूज़पेपर कवर नहीं हो पाई, वरना ऐसा नहीं होगा, डेली न्यूज़पेपर आएगी। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर कंप्लीट करिए, तो ऐसा बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी न्यूज़ है वो कवर करी जाएगी। आज की आप पहले आपको ये मिल रहा है 20 तारीख का, और 18-19 का भी आपको आज में मिल जाएगा। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। आज का जो क्वेश्चन है वो आप मेरे को बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन की ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो की जो पावर है वो किस आर्टिकल के तहत आती है। तो आज का क्वेश्चन यही है। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।